औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 ख़त्म हुआ चाहता है और हम तेज़ी के साथ 2025 में दाखिल हो रहे हैं। और ये जो साल है ये गुज़रे चंद सालों की तरह एक क्योटिक साल, हिजान, हर तरफ जंगें, बेचैनी, परेशानी, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, हर जगह जहाँ जाओ दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है। लेकिन तारीख़ पे अगर हम नज़र डालें, मैं आपको 200 साल पहले ले जाऊँ, ये बात कहीं मैंने पहले भी की, तो नेपोलियन वॉर्स हो रही हैं, जंगें, लोग आपस में लड़ रहे हैं, यूरोप में जंग, बहुत कुछ हो रहा है, हिजान बपाए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसी दौर में जब ये जंगें हो रही हैं, हिस्ट्री में देखें आप, उसी दौर में साथ ही इजादात भी हो रही हैं। जंगें इनोवेशंस को या इजादात को तेज करती हैं, ये मेरा ख्याल है। आप चले जाएं आज से 100 साल पहले और आप ये देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, मुल्क लड़ रहे हैं आपस में, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह। लेकिन दरमियान में कहीं आइंस्टाइन भी तो है, दरमियान में कहीं राइट ब्रदर्स भी तो आ रहे हैं, दरमियान में कहीं टेलीग्राफ भी तो है। ये सारी इनोवेशंस कब हो रही हैं, ज़रा गौर करें। पहली और दूसरी जंग अजीम और उससे कुछ अर्सा पहले से लेके उसकी कुछ अर्से बाद तक आप इनोवेशंस देखें। कहीं क्वांटम का जिक्र हो रहा है, कहीं टेलीविज़न आ रहा है, कहीं फ़ौजें इन्हीं जंगों के दौरान ये सोचती हैं कि यार वहाँ आगे खाना कैसे सप्लाई करें, तो कैंड फूड वहाँ से निकल के आता है। ये सारा कुछ फेराडे कब आया था? 19वीं सदी में। जंगों के दरमियान ये सारी इनोवेशन हो रही हैं। और अब आप आ जाएं पिछले 25 सालों में, हम ज़ाहिर है 2025 में एंटर हो रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें, ये साल ख़त्म नहीं हो रहा, ये पहली रुबा सदी ख़त्म हो रही है। पहले 25 साल ख़त्म हो रहे हैं 21वीं सदी के। ये डिफरेंस है गुजरे साल के न्यू ईयर में और इस साल के न्यू ईयर में। पहले 25 सालों को देखें, वॉर ऑन टेरर, अरब स्प्रिंग, टर्मोइल पूरी दुनिया में। लेकिन उससे पहले आप देखें, सादा अल्फाज में कैसे टेलीफोन होता था, एक ही टेलीफोन डायल करते थे आप, कई सालों तक वही फ़ोन चलता रहा। और फिर आप देखें 2001 के बाद से लेकर 2024-25 तक टेलीफोन्स किस तरह चेंज हो रहे हैं, एप्लीकेशंस किस तरह आ रही हैं, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सारा। और टेलीफोन तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, वाईफाई आ गया, इंटरनेट आ गया, कितना कुछ सामने आपके आ गया। एक तरफ जंगें हो रही हैं, हिजान बपा है। और फिर आप आ जाएं कोविड। कोविड से पहले कितने लोगों को पता था जूम, कितने लोगों को पता घर बैठ के काम होता है। और कोविड से पहले कितने लोगों को पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ है। लेकिन उसके बाद से आप देखें किस तरह से एक तरफ हिजान है, जंगें हैं, बेचैनी है, दूसरी तरफ ये इनोवेशंस हो रही हैं। तो फिर कौन से लोग हैं जो इनोवेशंस कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो अपने आप को इस हिजान से दूर रखते हैं और फोकस रखते हैं कि नहीं, हमने इस टर्मोइल के नज़र नहीं हो जाना, मुझे बह नहीं जाना। हमें पता है बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, लेकिन अपने आप को फोकस रखना है, जैसे एक दौर में शायद आइंस्टाइन ने किया था, जैसे राइट ब्रदर्स ने किया था, जैसे मार्कनी ने किया था, और लोगों ने किया था। हमने फोकस रख के आगे चलना है, इनोवेट करना है। मेरे साथ 4 मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज की नशिस्त में मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं सिर्फ नाम लूँगा, उसके बाद हम बात कंटिन्यू करेंगे। कंवल चीमा साहिबा हैं जो कि माई इम्पैक्ट मीटर कि आप CEO हैं, और ये पहली डिजिटल एप्लीकेशन है पाकिस्तान में या शायद रीजन में, वो बात बाद में हम करेंगे, जो चैरिटी के लिए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरे का। इरफान मलिक साहब हैं, रिवन सॉल्यूशंस के CEO हैं, AI पे पढ़ाते हैं, ज़ाहिर पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं। और ये जो होता है ना कॉन्टीन्यूस लर्निंग वाली जो बात करते हैं कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ये ख़ुद भी पढ़ रहे हैं, गालिबन PhD कर रहे हैं, और साथ साथ ये पढ़ा भी रहे हैं और लोगों को कोशिश भी कर रहे हैं कि वो समझें, नौजवान ख़ास तौर पे कि किस एरा में हम दाखिल हो रहे हैं। तनवीर नाडला साहब हैं, वो CEO हैं आई स्किल्स के, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट बच्चा पार्टी ओनली, अब तो मतलब सारे ही लोग, कि भाई काम जो है, दुकानें बंद हों, घर बैठ के कैसे काम हो सकता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग, यानी नौजवानों को वो बता रहे हैं जो वो करना चाहिए नौजवानों को। दुनिया भर में नौजवान क्या कर रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर जावेद साहब आपका शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा, सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा
कि इतने सारे नौजवान जो हैं डॉक्टर साहब, वो सोच क्या रहे हैं? कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, या वो फोकस्ड हैं? मेजॉरिटी नौजवान क्या सोच रहा है आज का? जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शायद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी जो तीनों दोस्त बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जैसे अपने इब्तदाइये में बताया था कि जहां जंगें हुई और जहां ये सारे के सारे मुल्क दुनिया में फसाद मचे, उन्हीं में से इजादात निकली। लेकिन एक बात मैं जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि इस सारी इजादात के दौर में और इजादात के इस तूफान में हमें ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि इन इजादात की बुनियाद पर क्या इंसान तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि इतना बूम है टेक्नोलॉजी का कि इस वक्त इस बात का बहुत शदीद खतरा है कि इस तूफान में कहीं इंसान की इंसानियत ना बह जाए। और ये जिस आज से 50 साल पहले या 200 साल पहले जितनी फलसफे को पढ़ने की जरूरत थी, जितनी तहजीब व तमद्दुन को पढ़ने की जरूरत थी, शायद अब उससे ज्यादा है जरूरत। तो मैं इब्तदाई तौर पर बस 1 मिनट में ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जितने तीनों दोस्त बैठे हैं, ये इरफान तो खैर मेरे बखुरदार हैं, तनवीर भी बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह हैं, और कमल साहबा के बारे में मैंने बहुत माशाल्लाह देखा है, सुना है, अल्लाह इनको बहुत माशाल्लाह, शी इज ब्रिलियंट। ये सारे के सारे लोग नेक नियति के साथ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नौजवानों को ग्रूम किया जाए, उनकी तरबियत की जाए। लेकिन साथ मेरी ये जिम्मेदारी है, और सबकी भी जिम्मेदारी है, कि हम नौजवानों को ये भी बता सकें कि ये जो एक मीडिया के एक भरमार ने हमें ये बताया है ना, इतने पैसे कमा लो, इतने पैसे कमा लो, इतने, कहीं हम ये ना समझने लग जाएं कि जिंदगी में पहली वैल्यू पैसे की है। और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स में से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पिछले 50 साल में हुआ है, वो यही हुआ है कि पाकिस्तान में हमने पैसे को पहली कदर के तौर पर अपने नौजवानों के दिमाग में घुसा दिया है। और ये हमें समझने की जरूरत है कि हम सबको बिलियनर होना चाहिए, मगर पैसा एक मीन है टू अचीव अ पर्पस, इट इज नॉट अ पर्पस। लिहाजा मैं इब्तदाई, चूंकि आपने मुझसे शुरू किया है, मैं अपनी बात बस इस बात पर खत्म करता हूं कि टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी की वो तमाम इमर्जिंग स्किल्स को बताने के बाद, जिसके जरिए ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल हों, अपने लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करें, खुद ग्रो करें, वहां इस बात की अब बहुत जरूरत है कि कहीं इस रॉ में, टेक्नोलॉजी के रॉ में बहकर कहीं इंसान अपनी इंसानियत की सतह से नीचे न गिर जाए। मैं इस बात पर मजीद तफसील से बात करूंगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब मैं अभी आपके पास दोबारा आता हूं थोड़ी देर के बाद। कुछ ऐसा भी तो है कि ना इंसानियत है, ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ये भी तो एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी तो हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ थोड़ी देर में। कमल साहब, आप इंटरेक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ कंपनीज के साथ भी। बाकी नौजवान क्या सोच रहे हैं? कन्फ्यूज है, परेशान है, फोकस्ड है? आपको जब इंटरेक्शन होता है क्या फील करती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं करना चाहती कि मैं हर एक को एक ढांचे में डाल दूं या एक वो कर दूं, मगर जो लार्जली मैं देखती हूँ ना, वो मैं ये देख रही हूँ कि एक लॉस ऑफ डायरेक्शन, एक सेंसलेस आगे चल रहे हैं, एक डिप्रेशन, एम्प्टीनेस, एंग्जाइटी पाई जाती है। मैं ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी ये बात कर रही थी, जिक्र करी थी मेरी टॉक में। और जब मैंने ये पूछा नौजवानों से, बहुत सारे लोग आगे बैठे थे, ज़्यादातर नौजवान क्राउड था, स्टूडेंट्स थे, तो मैंने ये पूछा, मैंने उनसे कहा कि ये मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि एक डिप्रेशन, एक एंग्जाइटी, एक एम्प्टीनेस है, क्या ये सच है? एवरीबडी रेज़ देयर हैंड्स। आई वाज सरप्राइज्ड एट द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो आया, जिस पे सब लोगों ने अपना हाथ रेस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चाइनीज़ फ़िलासफ़ी है जो वो ये कहते हैं कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा चॉइस दे देते हैं, जब बहुत ज़्यादा चॉइस आ जाती है, तो फिर इंसान गुम जाता है उस चॉइस के अंदर। तो इसलिए चाइना में एज अ कल्चर वो चॉइस बहुत कम देते हैं। इट्स अ वेरी जो कम्युनिटी स्पिरिट है उसको बहुत ज़्यादा, जैसे अमेरिका में तो इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है ना, पाकिस्तान ऑल्सो इज़ अ सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं क्या करना चाहता हूँ, अमेरिका में तो वेस्ट में यहाँ तक चला गया है कि अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ चेयर फॉर ऑल यू केयर, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट एवर यू, मतलब इंडिविजुअलिटी इस लेवल तक चली गई है, चॉइस इस लेवल तक चली गई है। चाइना में भी वो कम्युनिटी फैमिलियल एक उसको बहुत ज़्यादा आप ये कह रही हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग वाली बात आप कर रही हैं, या कि मैं ये कह रही हूँ कि चॉइस क्योंकि इतनी ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी कौन सी करें, किस चीज़ में जाएं, कहाँ पे जाएं,
इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा, हर रोज़ कोई नई चीज़ का दौर निकल आता है, अब ये चीज़, अब ये बज़वर्ड्स निकल आते हैं, तो उस चॉइस में ना नौजवान कहीं गुम हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रही कि उसका पर्पस क्या है, कौन सी चीज़ में वो जाए। आज एक दिन उसको लगता है कि यार ये इसके पीछे पड़ जाना चाहिए, थोड़ी देर बाद उसको लगता है नहीं यहाँ पे तो मेरा कुछ चल नहीं रहा, महीने बाद वो समझता है कि नहीं इस तरफ जाना चाहिए, तीसरे दिन वो समझता है इस तरफ जाना चाहिए। तो ये इस चॉइस के अंदर ना नौजवान कहीं पर्पसलेस, सेंसलेस, बगैर पर्पस के कहीं खो गया और उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। मतलब उसको ये पता ही नहीं चल रहा। मैं इकिगाई की बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि भाई अपना ढूंढो, व्हाट डू यू लव, व्हाट इज़ योर स्किल, व्हाट इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर, फाइंड व्हाट इट इज़ फॉर यू। हर बंदे का अपना इंडिविजुअल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे इतने बड़े प्लेथरा ऑफ चॉइसेस में ना वो जो एक आगे ना डिश आ गई, उसके अंदर तरह तरह की स्वीट्स है, हर तरह का रैपर है, हर तरह की चीज़ है अवेलेबल, उसके अंदर जो है ना वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन सी चीज़ उठाऊँ, कौन सी चीज़ छोड़ दूँ। अच्छा, लेकिन अब इसका हल भी तो है ना, हल भी आपसे पूछता हूँ थोड़ी देर में। इरफान, आप एग्री करेंगे या क्या? थोड़ा सा इससे पीछे जाऊँगा जी। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि इस वक्त नौजवान के ऑप्शंस आने से पहले क्या सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में मैं कामयाब हो सकता हूँ या मुझे इस मुल्क से बाहर जाना। पहली सोच तो ये है। अब ये जो एक सोच है ना, ये उसको कोशिश करने से रोक रही है। मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ कि उसको लगता है कि यार इतनी अफरा तफरी है, इतनी अनसर्टेनिटी है, इतना इनजस्टिस है, इतने फेलियर है, कोई सपोर्ट नहीं है, मैं कोशिश करूँगा तो मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। नौजवान यहाँ फंसा हुआ। ये सेकंड स्टेज है कि मैं क्या करूं, ये सेकंड स्टेज है। पहले तो ये स्टेज है कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, मतलब वो उसका ज़हन है कि बस यहाँ से जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा हमारा। इस वक्त नौजवान अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल कर रहा है कि हम सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत टफ बात है, सुनने को बहुत टफ लगता है कि हमारा क्या होगा यार। पढ़ ले, चले सर आप नौजवान की बात उसकी कर दें जो भी स्ट्रगल कर, उसको छोड़ें। यहाँ पे ग्रेजुएट जब यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसकी भी वही सोच है कि यार मेरा यहाँ क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं क्यों डाटा साइंस का 4 साल का चक्कर लगाऊं, क्योंकि मैंने तो यहाँ कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद जब आगे जाते हैं तो फिर नौजवान ये सोच रहा है कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ, इस वक्त दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मांग रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे करिकुलम का बेड़ा गर्क हुआ है, मेरी यूनिवर्सिटी का तबाह हुई है, यहाँ पे ऐसे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं जाके अब वक्त में बिडिंग करने के लिए जाता हूँ, मुझे वहाँ काम नहीं मिलता। क्यों काम नहीं मिलता? क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं जाके किसी क्लाइंट को डिलीवर कर रहा हूँ, 5 साल लगा के रिलेशन बनाया, मैं उस रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। मैं वीज़ा लेके बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। टेक एग्जीबिशन पर जाता हूँ, मुझे वीज़ा नहीं मिलता। नौजवान अभी ये सोच रहा है कि मैं जिस कश्ती में बैठा हूँ वो कश्ती कहाँ जा रही है। और हमारे साथ तनवीर नरला साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं आई स्किल्स के। जी तनवीर साहब। बस इनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा, इन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ कंक्लूड किया है। देखिए, जो मैं देखता हूँ वो 2 मसाइल हैं। एक बेसिक है डिस्ट्रैक्शन, जैसे इतनी ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं, जैसे कमल साहिबा ने बात की कि बच्चा परेशान हो जाता है मुझे कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। हमारे पास आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर हमारे पास ई-कॉमर्स भी हमारे सामने है, AI का बताते हैं आप फ्यूचर है, डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, SEO की बात होती है, तो हम किस में जाएं, हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अब डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, कि बच्चा कन्फ्यूज़ है। अब दूसरी साइड पे आप उसको देखें कि डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन, आप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट, आप जाएँ यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी BBA जो बच्चे कर रहे हो, आप पूरी क्लास के हैंड रेज करवाएं और उनसे एक एक करके पूछें कि आपने BBA चूज़ क्यों की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको 90% बच्चे ऐसे होंगे जो सही ये नहीं कहेंगे कि मैं बिज़नेस सीखने आया था, ये मुझे पता था कि BBA करने के बाद ये मुझे मिलेगा, मैं इस मकसद से आया था। मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं तनवीर साहब उस आर्गूमेंट में नहीं जाना चाह रहा कि BBA की डिग्रीज की क्या अहमियत है आज की दुनिया में, फ्यूचर में क्या हो गया। आई डोंट वांट टू डिस्करेज दोस बच्चेस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी डिग्रीज ऐसी हैं जो शायद इस वक्त या आने वाले दिनों में, मैं कोई BBA के बारे में नहीं, शायद बहुत इरेलीवेंट होने जा रही है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था कि किसी भी फील्ड में जब जाते हैं, कोई भी चॉइस करते हैं ना, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझसे जब टीचर ने पूछा हमारी क्लास से कि आप IT करें तो क्यों कर रहे हैं, हमारी मेजॉरिटी का ये आंसर था कि हमें कहीं और एडमिशन नहीं मिला, हमारे पास फ़ी यहाँ की हम अफोर्ड कर सकते थे, हम इसलिए आ गए हैं। तो एक ही बच्चा उसमें था, उसने कहा मुझे IT से प्यार है, मैं फ्यूचर इसमें परसू करना चाहता हूँ।
और वो आज आपके सामने बैठा है। तो ये जो डायरेक्शन लेसनेस है ये हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इससे होता क्या है, वो अपना करियर लेट स्टार्ट करते हैं। जब एक बच्चा ग्रेजुएशन करके बाहर मार्केट में जाता है और वो जॉब ढूंढता है, अब जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसको बताया गया कि ये वाली डिग्री आप कर लो, अब मार्केट में जाओगे, जॉब्स मिलेंगी, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट होगी, आपको इतना पैकेज मिलेगा। जब वो मार्केट में जाते तो देखते हैं सारी चीज़ें तो चेंज हैं, जो मुझे पढ़ाया गया था उससे तो हर चीज़ स्विच है यहाँ पे। ये तो प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो वहाँ पे बच्चा अब दोबारा से फिर हमारे पास आता है कि हमें स्किल्स बताएं क्या करें। अभी आता हूँ आपकी तरफ वापस। जावेद इकबाल साहब, आप से मैं ये पूछूं, चले हमने एक मसले को आइडेंटिफाई कर लिया, सब इस पे एग्री कर गए कि कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कौन सी डिग्री, तेजी के साथ कोई कह रहा है ई कॉमर्स में जाऊँ, कोई कह रहा है इधर करूँ उधर करूँ, बच्चे फोकस नहीं है फलाना। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, अब ये सबसे मुश्किल पार्ट है, लेकिन ये है कि किसी भी मसले का जो सोल्यूशन है ना, उसकी दो अप्रोच होती हैं। वो मसला जो मुआशरती पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रहा हो, एक होती है टॉप टू बॉटम अप्रोच और एक होती है बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो हमें इस बात का पर तो अब हमें बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि हमारे टॉप पे जितने लोग हैं, यानी पावर स्ट्रक्चर में जितने लोग हैं, 4-5 पावर स्ट्रक्चर, उनसे पिछले 20-30 साल में काफी कोताहियां हुई हैं। उन कोताहियों की बुनियाद पर हमारे यहाँ मुआशरे में उस तरह का एतबार वाला कोई निज़ाम नहीं बन सका। उसमें हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उसको और ओवरऑल पूरा का पूरा ओवरऑल होने की ज़रूरत है और उसके लिए एक ज़बरदस्त टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है जो पूरे एजुकेशनल सिस्टम को आइंदा आने वाली सदी की ज़रूरतों के हिसाब से चेंज कर सके। इसके अलावा जो हमारे ऊपर पावर स्ट्रक्चर में लोग हैं, उनकी रोल मॉडलिंग के सिलसिले में बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। वो रोल मॉडल हमारे लिए क्रिएट नहीं कर सके जिसकी बुनियाद पर नौजवान को अपने मुआशरे पर, जैसे इरफान ने कहा कि अपने मुआशरे पर एतबार हो, अपने रिसोर्सेज पर एतबार हो, अपने वसाइल पर एतबार। डॉक्टर साहब, आप कतई कलामी आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में शायद टेक्नोलॉजी इमरजेंसी की जरूरत है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए पाकिस्तान में, टेक इमरजेंसी? जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी लफ्जों में ना डिक्लेयर की जाए, उसके लिए बाकायदा वो लोग जो उसके अहल हैं उनकी एक टास्क फोर्स बनाई जाए और उस टास्क फोर्स को एम्पावर किया जाए। वो फिर इन्फ्लुएंस करे ना सिर्फ ये हमारी सारी पॉलिसीज को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे हेल्थ सिस्टम को, हमारे सोशल रिफॉर्म्स के सिस्टम को, इन तमाम चीजों को करे। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, बात मुकम्मल कर लूं मैं शायद भाई, वो ये है कि ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच के लिए जिन लोगों को हमें कन्विंस करना है, जिनको हमें कायल करना है, शायद अभी वो इतने रिसेप्टिव नहीं है इसको कायल करने में। वो कैपेसिटी का भी इशू है और उनकी विलिंगनेस का भी इशू है। तो उससे पहले जब तक ये ना हो, हमें कम से कम ये जो बच्चे सारे कर रहे हैं, ये हमारी बिटिया कमल कर रही हैं, तनवीर और बहुत सारे लोग और इरफान ये कर रहे हैं कि जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, हमें इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे दिए जले हुए हैं, ये इनको साइनर्जी की जरूरत है। ये अपने तौर पर और ऑर्गेनाइज हों, इनकी नेटवर्किंग और स्ट्रांग हो और इन एक वाज़े गाइडलाइन अवेलेबल हो। इन समझदार लोग ये गाइडलाइंस बनाएं जिस पर ये सारे कंसेंसस डेवलप करें और वो नौजवानों को प्रोवाइड करें और उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करें। इन द मीन टाइम आप तमाम हजरात जो मीडिया में मौजूद हैं, और आपका तो एक यूनिक रोल है ना कि आप एक टेक्निकल आदमी भी हैं, आप मीडिया से भी आपका ताल्लुक है, तो मैं आपको एक नॉर्म, यानी जिस तरह के एक स्टैंडर्ड एंकर्स हैं वो नहीं समझता, आप एक्चुअली टेक्नोक्रेट्स भी हैं। तो आप जैसे जिम्मेदार लोग और हम सब मिलकर प्रेशर क्रिएट करें और हुकूमत को ये बताएं कि क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या करना चाहिए। तो ये एक आउटलाइन है जो मेरे ख्याल में हल है। बॉटम टू टॉप अप्रोच को भी जारी रखना चाहिए और टॉप टू बॉटम अप्रोच के लिए भी हमें लॉबिंग करनी चाहिए, इनको कन्विंस करना चाहिए और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स देने चाहिए। जैसे अब ये तनवीर साहब, ये कमल बिटिया और ये इरफान, अब ये अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट को बताएं, देखें हम छोटे लेवल पर ये कर सकते हैं तो गवर्नमेंट बड़े लेवल पर ऐसा क्यों नहीं कर सकती। ये मेरा ख्याल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात में सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं और फिर मैं कमल की तरफ दोबारा आता हूं। बिलियंस की इंडस्ट्री है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो डिग्रीज हैं, वो टीचर्स हैं जिनकी कोई इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं रही, ऑनलाइन एजुकेशन पे लोग जा चुके हैं, जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं। मतलब
वहाँ पर और ये पूरी दुनिया में है कि जी ऑक्सफोर्ड के अंदर आप जाएं, MIT में जाएं, उनके बड़े बड़े जनाब हॉस्टल्स हैं, कैंपसेस हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि यार एक मिनट है। मैं भी थोड़े दिन पहले जर्मनी में एक जगह पे था, तो मैंने वो किसी बच्ची से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही हो, कहती है मैं जी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ। तो आई वॉज लाइक कि यार एक मिनट ठहर जाओ, इंग्लिश लिटरेचर तो सारा का सारा जो है पता नहीं कितना जो है ये मेरे टेलीफोन में है। माई पॉइंट इज कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो टॉप टू बॉटम है उसमें रेजिस्टेंस इसलिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स जिन लोगों की भी है पावर स्ट्रक्चर में वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और मैं एक बात इसमें और ऐड करूं, इवन ऑन द डिफेंस साइड पेंटागन जो है, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि सिलिकॉन वैली के बच्चे आके उनको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। बिग ह्यूज रेजिस्टेंस फ्रॉम पेंटागन। जब उनको बताया गया कि भाईजान आप बोइंग हैं, लॉकहीड मार्टिन है, सब कुछ हैं जो भी हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, डेटा के बच्चे हैं, ये आपको, तो ये वहां पे हुआ और अल्टीमेटली आपने देखा कि इलॉन मस्क आ गया। तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक तसादुम है और हमने इससे निकलना है। मैं वापस डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। कमल साहबा, सोल्यूशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो मेरे दिमाग में है, मैं उसको थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। देखें 64% हमारी जो पॉपुलेशन है, कुछ लोग 69% कहते हैं, इज़ अंडर द एज ऑफ 30, which translates to roughly 143-150 million people between that number। तो हमारे पास बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है कि हमारे पास यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो कि दुनिया में एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कह लें। तो सबसे पहले तो उनकी स्किल, ठीक है, कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट कर रही हैं, क्या वो अलाइंड है विद व्हाट्स हैपनिंग टुडे इन द वर्ल्ड, क्या वो उनको लर्निंग कैसे करना है वो सिखा रहे हैं, क्या वो उनको AI के दौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्किल हो गया। दूसरा जो है वो पाकिस्तान एज अ ब्रांड, जो कि हम कुछ काम भी कर रहे थे, पाशा टेक डेस्टिनेशन और ये वो एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों जिसमें पाकिस्तान को माई इम्पैक्ट मीटर क्या चीज़ है? माई इम्पैक्ट मीटर जो है ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल ऐप है जो कि जो सोशल फिलैंथ्रोपिक इम्पैक्ट है उसको डिजिटलाइज करती है। यानी ऐप मींस इसको मैं टेलीफोन से डाउनलोड कर लूं? बिल्कुल। अच्छा, क्या इसमें क्या होगा? माई इम्पैक्ट मीटर। ओके। और आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, जैसे आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं ठीक है, उस तरह प्रोफाइल बनाएं, आपको पाकिस्तान की सारी NGOs भी नजर आ जाएंगी। आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी को भी डोनेट कर दें, आप किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, उसे डिजिटल वाउचर दे दें ग्रोसरी का, वो अपने घर के करीब वाली दुकान से जाके उसे ग्रोसरी मिलेगी, पैसा नहीं। और आप किसी की स्कूल की फीस दे दें, उस स्कूल में फीस चली जाएगी। आप चैरिटी की पहली एप्लीकेशन है? जी अच्छा जी। अब दुनिया में ग्लोबल इस तरह की जिस तरह की ये जो है वो पाकिस्तान में हम इसको पायलट करें, इट्स गोइंग टू बी ग्लोबल ऐप। जिस तरह टैक्सी इंडस्ट्री में ऊबर आया या पहला ऐप जब करीम बाद में आया, फिर उसके बाद जो है जिस तरह Airbnb आ गया हॉस्पिटैलिटी में, तो दिस वाज एन एफर्ट। नहीं, जब यूथ आपके पास आई और आपने कहा कि मैंने ये ऐप बनाई है, तो कितनी यूथ ऐसी है जो कहेगी कि अच्छा आपसे इंस्पायर होकर कहेगी हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे? हाँ, देखिए हमने इसके अंदर हमने यूथ के लिए, जब मैं स्किल की बात कर रही थी, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स की, अर्न टेक सीखो और कमाओ के नाम से हमने इसमें एक प्रोग्राम ना पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों को कहा कि आप यहाँ पे यंग बच्चों को स्पॉन्सर करें कि उनकी IT ट्रेनिंग हो। पाकिस्तान के टॉप IT ट्रेनिंग सेंटर से, कॉर्वेट, नेबलर्स, ये वो जितने भी जो टॉप, वहाँ से वहाँ उनकी वो ट्रेनिंग हो। इस ऐप के थ्रू उनको जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पॉन्सर करें। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग, एक लैपटॉप, 6 मंथ्स की ग्रोसरी भी, क्योंकि वो बच्चे मीनियल जॉब्स कर रहे थे। अभी हमने जो बैच ग्रेजुएट किया, 80 बच्चे उसमें ग्रेजुएट हो गए, सब 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये थोड़ा कमा रहे हैं, क्योंकि वो छोटे स्किल्स हैं, FA मैट्रिक पास बच्चे हैं, मगर वो कमा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले IT के स्किल्स की बात। दूसरा फिर पाकिस्तान का ब्रांड बनने की, जरा मुझे बताएं 4-5 स्किल्स जो हमने दिए, जो कि बहुत हाई एंड नहीं है, क्योंकि ये वो बच्चे, इसमें वेब डेवलपमेंट है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और वर्चुअल असिस्टेंट्स। ये वाले वो कोर्सेज़ हैं जो कि कोई 5-6 महीने की ट्रेनिंग लेके बच्चे सीख लेते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कमाते नहीं हैं, थोड़ा कमा $100, $200, मगर एटलीस्ट ये वो बच्चे जो कि बिल्कुल पॉवर्टी में जो इन हो जाते हैं सिस्टम में, जो कि सिस्टम में जिनको आइडिया हो जाता है कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ब्रांड की पहले बात होगी। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि देखिए, मैं आपको एक फिगर बताती हूँ कि पाकिस्तान में 2022 में $331 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, जो कि स्टार्टअप्स में आई, जो कि ई-कॉमर्स रिलेटेड स्टार्टअप्स, नॉर्मली टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स थे डिफरेंट एरियाज़ में, ई-कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन थी इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, $331 मिलियन। अगले साल 2023 में
$75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई इन्हीं तरह के। ये तब का वक्त है जब पब्लिक मार्केट्स में, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, $2 से $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आती थी, तब 331 और अगले साल 75। वेंचर कैपिटलिस्ट जो VCs जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक खुशाइन स्टेप था ना। देखिए हर जगह फेलियर ज़रूर होते हैं, हमारी कुछ कोलोसियल फेलियर्स हुए। कोई सिस्टम ऐसा है जहाँ पिच और ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है कि पिचिंग हो रही है? VCs ये देखिए अभी जो शार्क टैंक है बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें एक कल्चर क्रिएट हो रहा है कि भाई हमने जाके कुछ ना कोई एंटरप्रेन्योरियल इंटरनेशनल लेवल पे हम नहीं है अभी, हमारे बच्चे अभी वो शार्क टैंक इज एन इंटरनेशनल कंपटीशन, तो उसमें फिर आगे, मगर उसमें वो पाकिस्तान आ गया, बहुत बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान आ गया। मगर ये है कि हमें अब उस लेवल पे लेके जाना है। सिलिकॉन वैली बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। जब हमने आई बिकेम पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम ऑफ अ कंपनी, जिसमें हमने सीरीज ए में फाउंडिंग में, मतलब जब 10 लोगों की टीम ने $33.5 मिलियन रेज कर लिया पहले राउंड में, ठीक है। तो ये तो वहाँ पे तब ना कोई प्रोडक्ट था हमारे पास, ना कुछ, सिर्फ हमारा ब्रांड था, तो उसमें हमने इतनी पहली राउंड में कर लिया। पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं गया, मगर अगर पब्लिक मार्केट से कंपेयर किया जाए तो इसमें फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा आया, ठीक है। पब्लिक मार्केट्स में उतना नहीं आया, तो ये एक एरिया। और पाकिस्तान में अभी देखें, अभी तो जो AI आया है वो ज़्यादा B2C एरिया में आया कि LLM आ गया जी, ChatGPT आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जो आगे आना है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है B2B के अंदर, के आपकी पूरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो जाए, रियल एस्टेट और एजेंट्स, मतलब आपका इट हैज़ द पोटेंशियल कि कुछ सालों बाद, आज से 5 सालों बाद, द वे ह्यूमैनिटी लिव्स, प्लेज, लर्न्स, टॉक्स, वॉक्स, द वे वी मेक रिलेशनशिप्स, द वे वी इंटरैक्ट विद पीपल, सब चेंज हो जाएगा। मैं इरफान के जाने से पहले आपसे एक टेक्निकल सवाल, AGI में आ गए हम? रीजनिंग होगी, रीजनिंग है, लॉजिक है। हाँ, अब देखो बहुत करीब, मुझे लगता है हम बहुत करीब है, मगर AGI पे आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि वो एक डबल एज सोर्ड है, मतलब ह्यूमैनिटी से इतना आगे जा सकता है कि नहीं, लॉजिक है, रीजनिंग है, आपको ठीक कर रही है मशीन, आप गलत स्पेलिंग डालते हैं, मशीन ठीक करती है आपको। देखिए मुझे ऐसा, अभी तो जो LLMs है, नेचुरल लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस है, उसके अंदर जो ही हम बाकी चीज़ें लेकर आना शुरू कर देंगे वो टेक्निकल चीज़ हो जाएगी। एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इरफान साहब, मैं क्या करूं? मैंने मैट्रिक किया है, मैंने BA किया है, मैंने MA कर लिया है, मैं या स्टूडेंट हूँ, उसको मैं क्या करूँ? और बहुत सारी लेयर्स हैं। कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, कुछ दरमियान में फंस गए हैं कि हम गलत तरफ आ गए, दिल नहीं लग रहा। अब आप हर बच्चे को क्या कह रहे हैं कि क्या करो? मतलब हर बच्चे को इंडिविजुअली आप ले रहे हैं या सबसे कह रहे हैं कि बेटा सारा अपना काम ये छोड़ दो, वेब डिज़ाइनिंग शुरू कर दो? ये कैसे, हाउ यू कम्युनिकेट विद द यूथ? देखें, हमें यूथ का प्रॉब्लम समझना, और प्रॉब्लम 2 जगह पे है। अगर आप कहें ना कि आज का नौजवान क्या करे या वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, मेजर जो प्रॉब्लम आपका आता है ना, वो आपके यूथ के माइंडसेट पे आता है। स्कूल से लेके कॉलेज से होते हुए यूनिवर्सिटी तक हमारे यूथ के माइंडसेट पे क्या काम हो रहा है। जो प्रोडक्ट निकल रही है, जब बच्चा घर से निकलता है तो उसका कंपैरिजन वहाँ से शुरू होता है, पैसा उसके जहन में वहाँ से इंस्टॉल किया जाता है। ये नहीं बताया जाता है इसको जायज़ तरीके से कमाना है या नाजायज़ तरीके से कमाना। मैं सॉरी इंटरप्ट करूँ, कई घरों में ऐसा भी होता है कि ये बैठे काम कर रहे हैं तो घर से बाहर नहीं जाता। हाँ जी, आपको पता है, ये भी ताने मिलते हैं। अच्छा, बच्चा बैठ के कंप्यूटर पे कुछ कर रहा हो ना, आज की दुनिया में ताने मिलते हैं, तो बैठा रहता है सारा वक्त, काम ही नहीं करता। देयर आर सो मैनी थिंग। और कंपैरिजन होता है उसका, फलां का बच्चा आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, वो इतना कमा रहे हैं, आप इतना क्यों नहीं कमा रहे, आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से निकले हो तो अब तक आपको अफसर बन चुके होना चाहिए था, आप क्यों नहीं बन रहे। इतना प्रेशर आता है कि जब वो बच्चा इंडस्ट्री में कदम रखता है पहला, तो वो ये नहीं देखता कि ग्रोथ वाला रास्ता कौन सा है और पैसे वाले रास्ते में फ़र्क नहीं करता। हम एक्चुअली अपनी सारी एफर्ट सर्वाइवल पे लगा रहे हैं। $200, $400, $500 कमाओ, ये मत सोचो कि 10 साल बाद वो आप कहाँ पहुँचोगे, ये नहीं सोचना। सिर्फ इंस्टेंट इनकम की तरफ हम जाने लगे। माइंडसेट को क्या कर रहे हो? माइंडसेट पे आपने ये काम करना होता है कि सर आपने 2 तरीके से काम करना। नंबर 1, आप बच्चों को एक टॉप क्वालिटी का स्किल दे दें, अच्छा स्किल, एक अच्छा प्रोग्रामर बना दें। उसको जाके किसी गोरे से बात करने नहीं आती, कम्युनिकेशन ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, झूठ बोलेगा, खुद झूठ बोलेगा, 10 का बेड़ा गर्क करेगा, जाके प्रोफाइल बनाएगा, प्रोफाइल नहीं बना सकेगा, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी पे काम नहीं कर रहा। वो नेशनल लेवल पे हम जब जाते हैं ना, हमारे जब डेटा साइंटिस्ट बाहर जाते हैं, तो एक्चुअली हमें पाकिस्तानी होने की वजह से भी जॉब लेने में मसला होता है। हमें भी स्किल तो है, क्या करें उस स्किल का।
एक तरफ नेशनल लेवल पे जाके हमें अपनी रेप्यूट तो बनानी। सबसे पहले आप बच्चे को ये बताते हैं कि बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन, और ये देखते हैं कि वो ये जो हिजान सा है, अच्छा पूरी सोसाइटी में है ना, क्या करें क्या करें क्या। तो पहले आप बच्चे को कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, और फिर एक तरफ फोकस और डायरेक्शन कि भटक मत जाना। मैं आपको एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमने, उसका नाम है अफेरा। क्या अफेरा? अच्छा। अब उस प्रोग्राम मैंने प्री रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। उस प्रोग्राम में हम करने क्या चाह रहे हैं, देयर आर डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहले बच्चा स्किल आइडेंटिफिकेशन करेगा, अपनी स्किल आइडेंटिफिकेशन सिस्टमेटिकली। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि हम गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। स्किल आइडेंटिफिकेशन में AI कैन प्ले वाइटल रोल। हमने AI असेसमेंट फॉर्म्स बनाए कि AI कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट। नंबर 2, अपने स्किल सेट को वो पढ़ेगा, एक कोर्स होगा स्किल आइडेंटिफिकेशन है, फिर उसने स्किल लिया। अब स्किल लेके वो मार्केट में नहीं आया, हमने उसको मार्केट में अलाउ नहीं किया। उसके बाद वो आके कम्युनिकेशन के लेयर पास करेगा, जिसमें डॉक्टर साहब हैं, जवेद सर कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स सर पढ़ा रहे हैं। वो वहाँ से निकलेगा, उसको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी कि अब तुम्हारे पास स्किल है, सही नीश है और कम्युनिकेशन है, आओ अब हम तुम्हें बेचना सिखाते हैं। उसके साथ उसको सिखाया जा रहा है कि स्केल कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, इंटरनेशनल कनेक्ट कैसे करना है। इन हाउस ला के उनसे पूछा जा रहा है, उनसे बात की जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स गिविंग क्वालिटी स्किल सेट, बट बच्चा कैश नहीं स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी से पहले बच्चा अपनी कम्युनिकेशन स्किल आइडेंटिफिकेशन। अगर स्किल नहीं पहचाने के मैंने करना क्या है, मैं कहाँ फॉल करता हूं, मतलब हर जगह इधर उधर सर्फिंग ना करता पहले। ठीक है तनवीर साहब। जी डॉक्टर साहब, इसमें आपने सोल्यूशन की बात की, तो इसमें मुझे लगता है कि जो सोल्यूशन है ना, ये डिफरेंट एज सेगमेंट वाइज डिफरेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, जैसे इरफान को मैं सेकंड करूंगा, इन्होंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन। अगर वो आइडेंटिफिकेशन हम शुरू से बच्चे की तरबियत ऐसे करें कि 0 to 7, इसको मैं एज को सेगमेंटेशन करूंगा 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21। अभी बच्चा अपनी एज स्टार्ट करता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर रहा है 23, 24 में, 22 में वो ग्रेजुएट होता है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 साल तक वो उसके लिए चकाचौंध होती है, उसको सही समझ नहीं आ रही होती कि मैंने एक्चुअली जाना कहाँ है। तो अगर हम इस एज फैक्टर को थोड़ा रिवर्स ले जाएं, अगर हम 0 to 7 उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी गुड डाइट पे हम फोकस करें, और हम एक ऐसा बच्चा स्कूल को दें जो कि पहले से एक अच्छा लर्न करने वाला हो, उसका EQ बेहतर हो, IQ बेहतर हो। उसके बाद आती है 7 to 14। 7 to 14 में मेरा अपना ये पर्सनल फार्मूला है कि 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे को सिखानी जानी चाहिए, वो जिस क्लास में मर्ज़ी पढ़ता हो, जो सब्जेक्ट मर्ज़ी पढ़ता हो। पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल, जैसे इरफान ने बात की। हम हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को ईजी लेते हैं, या हम समटाइम्स सोसाइटी में प्रेशर होता है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, गोरा कम्प्लेक्स है आपके अंदर, फलां। लेकिन देखिए कि अब ग्लोबल विलेज है, अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया बन नहीं रही। अब अगर हमने उसका पार्ट बनना है तो हमने गोरों से कम्युनिकेट करना है। तो जब तक हम उनको बता नहीं सकेंगे कि हमें क्यों हायर करो या हमसे क्यों काम करवाओ, ये हमारी। आपको ये भी पता है कि 1 मिनट रूल भी है कि 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर कंप्लीट अपने आप, कोई कहानी नहीं सुनानी लंबी चौड़ी 1 घंटे की, 1 या 2 मिनट में कंप्लीट प्रोफाइल बताना। एग्जैक्टली आपने उसको कन्विंस करना है ना उसको, तो कन्विंसिंग पावर भी आपके अंदर एक पूरी स्किल है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है मैथ्स। अब लोग कहेंगे कि नहीं, अगर आपने फ्यूचर में मैथ्स बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसको क्यों पढ़ाएं शुरू में। देखिए मेरे ख्याल में मैथ्स और तीसरी चीज़ है प्रोग्रामिंग। ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ एसेंशियल हैं, जो हर स्कूल लेवल पे बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। आप तीनों को यकीन है इस बात का कि प्रोग्रामिंग है फ्यूचर में? मैं उस तरफ आता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। अब यहाँ पे आपके जैसा सवाल आएगा कि क्या हर बच्चे ने प्रोग्रामर बनना है? नहीं, पहले तो ये बताएं कि प्रोग्रामिंग का फ्यूचर है। देखिए मैं उसकी लॉजिकल रीजनिंग की बेस पे कह रहा हूँ। जी पहले तो ये समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग कोडिंग को नहीं कहते। हाँ, हम प्रोग्रामिंग कोडिंग को कहते हैं। प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। बिल्कुल ठीक। हाउ यू सी द प्रॉब्लम, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। Even if there is no code. And coding is a way to practice that skill set. बस ठीक। अब उससे होगा क्या? आप एग्री करेंगे इस बात से? I agree with it completely. उससे होगा क्या कि उसका IQ, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा ब्रेन, देखिए ना, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे को समझ नहीं आती, अच्छा जी अब मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ जाऊँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 7 to 14 वाला जो एज सेगमेंट है उसमें बच्चा ये सारी चीज़ें, उसका माइंडसेट जो है ना इम्प्रूव हो चुका।
अब आते हैं 14 to 21। अब जब आप 22 में ग्रेजुएट होने के बाद आप पूछ रहे हैं जी अब क्या करना चाहिए मुझे बताएं, वो वाले जो पंगे जिसको मैं वर्ड वो यूज़ करूं 14 to 21 उसको करने दें। और वो बच्चा क्या करना चाहता है, ब्लॉकचेन में प्रोग्रामर बनना चाहता है, लेट हिम डू दैट। अब वो बच्चा क्या कहता है डिजिटल मार्केटिंग में ट्राई करना चाहता हूँ, करने दें, क्योंकि उसके पास काफ़ी टाइम है। अच्छा यहाँ पे एक और एतराज़ भी हो सकता है कि अब ये तो उसका प्राइम टाइम है पढ़ने का, उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है। अब रिसेंटली डॉक्टर साहब आपके पास इस बात का बेहतर शायद डेटा आ जाए मुझसे भी ज़्यादा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उल्टा कम हो रहे हैं, बिल्कुल कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे इतना डेटा अवेलेबल है और उसके बाद जो 4 साल की डिग्री थी वो इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही एक बच्चे के लिए, हो रही है डिग्रीज, ऑब्सोलीट हो रही है। तो अब उसका क्या है कि आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन साथ करो, लेकिन जो 14 to 21 ईयर्स वाला आपका जो वाइटल, आप देखें ना, आप टीन एज है, आपके एवरीथिंग, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस, आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस पीक पे है, तो क्यों ना आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें और अच्छा मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। अब लास्ट अब 21 to 28 है, यहाँ पे मुझे लगता है कि अब बच्चे की जो इनिशियल जो वो बाद में करता था 22 के बाद, वो वाला फेज़ वो पहले कंप्लीट कर चुका है। अगर 21 to 28 अब वो फिजिकली एक बिजनेसमैन के तौर पे इमर्ज कर सकता है। अब क्या कहते हैं कि अंडर 30s, मिलियनियर अंडर 30s, अगर हमने नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई 30 प्लस आ रहा है, कोई 40 प्लस आ रहा है, तो वो भी तो फंसे होंगे। नहीं, मैं तो ये कंसल्टेशन उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया मैं तो ये एक नई जनरेशन तैयार करने की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, लेकिन अभी तो कई जनरेशन है ना जो चल रहे हैं, वो जो उनको नई जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो रही है ना अपनी बड़ी जनरेशन से, अपने बड़े भाई से, अपने वालिद से, तो वो तो बच्चा तब निकलेगा ना जब उसके वालिद, उसके बड़े भाई उसको वो किसी और। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे कंट्राडिक्ट करने की जिसारत करूंगा। अब वाली ये जो जनरेशन है ना सर, ये अब अपने बड़ों से नहीं होती इम्प्रेस, नहीं आती। अच्छा, उनको ये लगता है कि अब हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, और ये सही है, ये बात गलत भी नहीं है। क्योंकि जो जनरेशन गैप है, पहले क्या होता था, हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि आपने एफएससी में क्या करना है, प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट करनी है कि प्री मेडिकल ऑप्ट करनी है। अब बच्चा पेरेंट्स को बताता है कि नहीं इस चीज़ का स्कोप है, और पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, जो उनके पेरेंट्स आते हैं, तो वो बच्चे का कहा मानते हैं कि यार इसको जदीद दौर के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें पता है, तो मुझे इसके साथ जाना चाहिए, और फिर वो आके चीज़ें वेरीफाई करते हैं, और बच्चे बड़े तरीके से तमीज से अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये इन सारी बातों में आप ये बताएं, एक तो मैं अपना एक आपका एक्सपीरियंस बताऊं ना, अब आपसे मैं बात नहीं करूंगा। मैं चंद रोज़ पहले बाहर था मुल्क से, मैं किसी जगह कॉन्फ्रेंस में ये 5G 6G पता नहीं क्या कहानियाँ सुना रहा था, पीछे से खबर आ रही है कि जी वो 4G इंटरनेट ही बंद हो गया मुल्क में, ये बड़ा रौला है। अच्छा जावेद इकबाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप तो बड़े क्लियर थे ना कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, ऐसा जाना है सीधी लाइन में, इतना कन्फ्यूजन नहीं था। अब ये जो बच्चे हैं इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई कह रहा है पहले पर्सनालिटी बिल्ड करो, कम्युनिकेशन ठीक करो, प्रोग्रामर बनो, ये कोई कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग भी होनी चाहिए, ब्लॉकचेन भी साथ साथ चल रही है, और एक नई टर्म आई है जर्नलिस्ट विद अ जी, नॉट विद अ जे, ठीक है ना, विद अ जी, कि आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलीमैथ, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट विद अ जी, मैं समझ गया जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये जो जर्नलिस्ट के सबका पता होना चाहिए, अगर एक प्रोग्रामर है उसको डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जो डिजिटल मार्केटर है उसको थोड़ा सा स्किल्स भी उसकी ठीक होंगी तो आगे काम चलेगा, वो उसकी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, यानी बच्चे को बहुत कुछ एक साथ सीखना चाहिए। एक फील्ड में आप जैसे सर्जन हैं तो एक फील्ड में वो स्पेशलाइज करें, लेकिन दूसरी जगहों पे भी नज़र रखे। ये मैं सही तरह से समझा पा रहा हूँ आपको, या आप डिसएग्री करेंगे इससे? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ आपको रेफर करूंगा युवाल नोवा हरारे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसकी रिसेंट किताब अभी नेक्सस भी एक किताब आई है, और उससे पहले जो उसकी ह्यूमोडोइस किताब भी आई थी जी। तो उसने ये बात बताई है, 2 बातें बताई हैं अहम बात, बस तो बहुत सारी बातें बताई हैं। एक तो ये है कि जैसे मैं था ना और आप थे, हम सर्जन बन गए, और मैं अभी तक, मैं कल भी मैंने ऑपरेशन किए हैं और जिसके जरिए से मैं अपना रोजगार कमा रहा हूँ। एक स्किल सेट को आप सीख के अपनी पूरी जिंदगी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। युवाल नोवा हरारे का ये ख्याल है कि एक फिजिकल लाइफ के अंदर एक स्किल काफी नहीं होगी, उसको कम से कम एवरेज 4 स्किल्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी का स्पैन पूरा करना पड़ेगा मिनिमम।
अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि ये तो हजारों लाखों स्किल्स में से, जैसे तमाम दोस्तों ने कहा है, वो कैसे चूज करेगा कि क्या चार चीजें क्या हैं? लिहाजा मेरी समझ में ये बात आती है कि हमें अपने बच्चों को जो बेसिक एबिलिटी है, और वो एबिलिटी है करेक्टर का स्ट्रांग होना, नंबर 2 हार्ड वर्किंग होना, नंबर 3 इमोशनली इंटेलिजेंट होना, नंबर 4 नो को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर होना, नंबर 5 लाइफ लॉन्ग लर्नर होना। अगर हमें कोई कहे, मुझे मेरे आज पोता पैदा हो और मुझे कहें कि बताइए इसको आप क्या बनाना चाहेंगे, तो मैं उसको कहूंगा ये मुझे नहीं पता क्या बनाना चाहूंगा, मगर मैं इनको ये 5 चीजें सिखाना चाहूंगा। और बाय द टाइम वो 10-12 साल का हो जाए, अगर उसके अंदर ये 5 एबिलिटीज मौजूद होंगी, तो फिर अपने लिए वो रास्ता खुद ही तलाश कर लेगा। एक बात ये। दूसरा, मैं इस पूरी गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत अंदेशा है कि जैसे अभी ये कमल ने भी इशारतन कहा था कि हमें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ अरसे के बाद क्या करने जा रही है। मेरा सबसे बड़ा फिक्र यह है कि कहीं ये सब तरक्की ऐसा ना हो कि मादे की तरक्की हो, सिर्फ इंसान अपनी तनज़ुली के कॉस्ट पर मादे की तरक्की करता रहे, इंसान की इंसानियत कहीं लूज ना हो जाए। मुझे सबसे बड़ा ये खतरा है। लिहाजा ये सारी जरूरी बातें जो सब दोस्तों ने की हैं, इन सब का ख्याल रखा जाए, मगर इंसान को जुड़त अपनी तहजीब के साथ, अपनी रवायात के साथ, अपनी जो एक जिंदगी का रख रखाव है, इवन मैं ये समझता हूं जितनी लिटरेचर, आर्ट, शायरी की अब जरूरत है बच्चों को सिखाने की, वो जो कि प्रोग्रामर बन रहा है, और जितनी फिलॉसफी पढ़ाने की अब जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी, ये बात पहले मैंने अर्ज की है, तो इसलिए कि ये सारी चीजों का जो एंड रिजल्ट निकल रहा है वो ये निकल रहा है, क्या ये बच्चा पैसे कमाने के काबिल हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ये ज्यादा पैसे कमाने के काबिल हुआ, तो इसका मतलब ये कि इसने बड़ी तरक्की कर ली। इस तरक्की की इस डेफिनेशन के अंदर इस बात का बहुत खतरा है कि इंसान अपना इंसानपना भूल जाए। लिहाजा जो भी हम ट्रेनिंग का सिस्टम बनाएं, उसमें एम्फेसिस पेरेंटिंग में होना चाहिए। पेरेंटिंग में जो मैंने 6 स्किल्स बताई हैं, ये शुरू से, जैसे तनवीर ने भी बड़े खूबसूरती से बताया है, कि बचपन में उनके अंदर ये एबिलिटीज डेवलप कर दी जाए। उसके बाद फिर एक वैरायटी ऑफ द थिंग्स अवेलेबल है, वो उसमें से चूज करेगा, और वो अपने लिए उन स्किल सेट्स में, चूंकि लाइफ लॉन्ग लर्नर होगा, 5 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो वो नया स्किल सेट सीखने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो फिर इंशाल्लाह इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये मेरा ख्याल है। कौन साहब, ये तो तय हुआ ना कि हिजान है। सवाल ये है कि और दूसरी बात भी, कहीं खामोशी से लोग विस्पर करते हैं आपस में कि बहुत सारी डिग्रीज शायद ऑब्सोलीट हो रही हैं, या ये है कि शायद आने वाले दिनों में जब लोग मतलब अपनी एक मतलब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, उसके साथ स्किल्स भी सीखें। मैं अगर लेट्स से कि यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो अचानक मुझे पता चला कि भाई ये तो लैंग्वेजेस सारी जो हैं ये तो सारा का सारा टेलीफोन में मौजूद है, और जेन AI तो नई चीज़ बना, तो वो लोग क्या करें? मतलब जो ऑलरेडी हैं एक जगह, एक फील्ड में जा चुके हैं ऑलरेडी, मतलब 30s में हैं किसी जगह, उनको आप कैसे बताएंगे कि ये आपने अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है? मैं ये बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, फिर से ये बात रिपीट करूँगी, थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा, कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी फील्ड में, आप थोड़े अरसे बाद उस बंदे के साथ compete नहीं कर सकेंगे जो कि उसी फील्ड में है मगर वो AI का सहारा ले रहा है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जी AI आपकी जॉब पूरी रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। AI जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, मगर AI आपकी जॉब का 20%, 30%, 40%, 50%, डिपेंडिंग आपकी क्या जॉब है, वो आपसे बहुत बेहतर और बहुत जल्दी कर लेगा, मगर आप ही को इस्तेमाल करना है उसको, उस उतने % जॉब को ज़्यादा तेज़ करने के लिए, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए आप ही को AI को लेवरेज करना है। तो अगर आप जो है वो हर बंदा, चाहे आप मीडिया में हैं, चाहे आप प्रोग्रामिंग में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आपको AI को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, कि आप AI को इस्तेमाल कर सकें अपनी जॉब में, अगर आपको वो नहीं करना आएगा तो आप, जिसको आता है वो उससे पीछे रह जाएंगे, आप इररिलेवेंट हो जाएंगे, वो बंदा आपको रिप्लेस कर देगा। तो ये तो हर इंसान को, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, चाहे उसने जो भी हो, चाहे वो डॉक्टर है, उसको अपने आप को अप टू डेट करने के लिए और अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, मैं आपको अपनी कंपनी की बात बताती हूँ, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं,
जो काम वो पहले 5, 6, 10 दिनों में करते थे, वही काम आप कुछ घंटों में कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हमारी डिजिटल मीडिया पोस्ट, हमारी वीडियो एडिटिंग, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो एआई के थ्रू इतनी फास्ट, इतनी ऑटोमेट हो चुकी हैं। रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो चुके हैं, एनालिटिक्स, बहुत कुछ उसके थ्रू हो चुका है, जो कि अगर हम ना लेवरेज कर रहे होते एआई, तो हम वही काम जो है जो हम एक दिन में कर रहे हैं, वही काम हम 15 दिनों में कर रहे होते। तो अब जो एआई को नहीं लेवरेज करा, हमसे कैसे कम्पीट करेगा? तो इसलिए ये तो करना ही पड़ेगा हर एक को, चाहे वो कहीं पे भी है, हर एक को ये करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, कि टेक्नोलॉजी को यानी चाहे रियल एस्टेट में है, चाहे वो दुकान पे काम कर रहे हैं, चाहे वो उसको अपने सिस्टम के लिहाज से एआई में आना पड़ेगा। अच्छा, और मैंने ये देखा है कि अगर मतलब मार्केटिंग भी अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है। अच्छा, मैं इरफान, आप चूँकि एआई को पढ़ा, पहली बात तो ये कि क्या एजीआई आ गई है या नहीं, एक तो इसका सवाल, इसका जवाब दें। दूसरा, प्रॉम्प्ट्स तो मौजूद हैं, अब लाइब्रेरीज मौजूद हैं पूरी की पूरी, आप प्रॉम्प्ट्स वहाँ से उठा लें। और लेट्स से कि फर्क, मैं आपसे एक बात करना चाहूँ कि मेरे इसके ऊपर अगर चैट जीपीटी है और मैं आवाज़ से मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो मैं सादा से बात करूँगा ना कि यार मुझे ऐसा है कि ज़रा मिर्ज़ा गालिब की 2 शेर सुनाओ, तो सादा सी बात हुई, मशीन ने समझ लिया। तो प्रॉम्प्ट का क्या फ्यूचर है? 2 चीज़ें। AGI, आज से अगर आप 6-8 महीने पहले जाएं तो आपको सुनने को मिलता था AGI is 100 years away, फिर आपको सुनने को मिला AGI is 50 years away, 30 years away। अब सैम अल्टमैन कहता है AGI is 5 years away, but let me tell you, AGI is already there। क्योंकि लॉजिक और रीजनिंग आ गई है। We are not ready for AGI। ठीक है। अगर ये जो आपने क्यू स्टार के बीच में सैम अल्टमैन की जो एपिसोड हुई थी ना, जो निकाला गया, फिर आया, फिर सारे बोर्ड ने रिजाइन कर दिया, ओपन एआई के बोर्ड ने, फिर वो एक लेटर निकला, वो क्यू स्टार मैथ AGI अगर लेके आनी है, इस वक्त जो AI की मैथ अंडरस्टैंडिंग करने की एबिलिटी है वो सिर्फ इतनी है जितनी एक मैट्रिक के बच्चे की। AI ने मैथ में एक्सेल नहीं किया, याद रखिएगा। AI ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक्सेल किया है, मैथ में नहीं। अब AGI ने, इसने क्यू स्टार टेक्नोलॉजी ने मैथ में एक्सेल कर लिया है। इसका मैं आपको मतलब बताऊं, स्मॉल मॉडल्स भी आ रहे हैं, लोग थोड़ा सा डेटा के नहीं मॉडल्स की बात नहीं, मैं आपको मैथ का एक सैंपल बताता हूँ। अगर मैथ आ गया, एक साइफर बनता है, जिस तरह से 2 ममालिक की मिलिट्री जो कम्युनिकेट करती हैं, इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जाता है, जो एक साइफर बनता है वो कई सालों में बनता है, जो इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, कई सालों में बनता है, 3 सेकंड में तोड़ा जा सकेगा। आप जस्ट इमेजिन कि आपका कोई बैंक अकाउंट सेफ नहीं है, 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सेफ नहीं है, तो आपका मुल्क कहाँ जाएगा? द वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर एआई। इवन ब्लॉकचेन भी वो सेफ नहीं है, इवन फ्यूचर में लेजिस्लेशन नहीं है। इस वजह से अगर एलन मस्क को लाया जा रहा है तो देयर आर सर्टेन रीजन बिहाइंड इट। पहले वक्त था कि AGI है या नहीं है, अब डर ये है कि हम रेडी हैं या नहीं है, और हमने आके इसको लोअर लेवल पे अप्लाई करना है कि यार हमारे बच्चों को रेडी करें। दुनिया AGI के लिए रेडी हो रही है, हम चैट जीपीटी ने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी दूसरी साइड पे आता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ। आपने ये जो मुझे एग्जांपल दी ना कि आपने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे 2 शेर सुनाओ, ये आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीव की है, इंफॉर्मेशन थी, आपने कहा मुझे ये निकाल के ला दो, ईजी टू डू दैट। लेकिन सर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स क्रिएशन, लेकिन जब आप उसको ये कहेंगे ना कि मुझे कुछ क्रिएट करके दो, तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो जो डिफाइन करने की लैंग्वेज है उसका नाम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। एक आर्टिस्ट जिस तरह से आर्ट को एक्सप्लेन करेगा और उसका ब्रेन कंप्यूटर ने समझ लिया थ्रू हिज वर्ड, वी कॉल इट अ प्रॉम्प्ट। सो अगर एक सर्जन ने एक सर्जरी का सीन क्रिएट करना है, चैट जीपीटी से कह के आप या डॉक्टर साहब बेहतर कर सकते हैं, मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं। आपने मशीन से, हाँ, मतलब क्रिएशन में, हाँ, और वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स क्रिएशन। अगर यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू मस्ट लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बिल्कुल ठीक है, एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, और ये आप समझते हैं कि लाइब्रेरीज आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आपको अपने प्रॉम्प्ट्स खुद मतलब समझना है कि मैंने अगर मशीन से ये चीज इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो मुझे प्रॉपर प्रॉम्प्ट डालना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कितना एस्टिमेट पता है कितना टाइम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने में? रॉकेट साइंस ने चंद घंटे, चंद घंटे 1 घंटा समझ लें। अगर आपने प्रॉपर प्रॉम्प्ट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी कौम का, वी डोंट ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रस्टिंग, यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन इट। और वही वाली बात कि अचानक लोगों को पता चलेगा कि अरे ये हो गया। अच्छा, लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके मोबाइल के अंदर AI आ गई है। हाँ? अभी तक लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मोबाइल के अंदर सर, जिंदगियों के अंदर, अच्छा जिंदगियों के अंदर आ गई है। मोबाइल के अंदर कहाँ बातें कर रहे हैं? आपकी पेरेंटिंग में
आप सबसे बड़ा, पहले अगर आप से आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, टू मी पता है सबसे बड़ा प्रोग्रामर कौन होता है? वो उस्ताद जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रामर वो है, क्योंकि वो दिमाग प्रोग्राम कर रहा है बच्चे को कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, करियर कैसे बनाना है। सिमिलरली अब वो प्रोग्रामर ही रिप्लेस हो गया है एआई से। अब एआई आपको प्रोग्राम कर रही है थ्रू चैट जीपीटी, थ्रू कंटेंट, थ्रू रिकमेंडेशन सिस्टम। आपके बच्चे को क्या दिखाया जा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट एआई कर रही है, फिर उस पर्सनैलिटी असेसमेंट की बेस पे बच्चों की ग्रुपिंग की जा रही है, फिर ग्रुपिंग की बेस पे कैंपेन रन करके उनके ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। और अभी मैं थोड़ा नीचे नहीं जाऊंगा, मेरे ख्याल में ऑफ कैमरा हमारी एक फ़ोन पे डिस्कशन हुई थी कि उसका जो इस्लामिक इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले उन लोगों को पता नहीं था किसको टारगेट करना है। 64 यूथ को एक साथ टारगेट नहीं किया जा सकता था। एआई ने ना सेग्रीगेट करके हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप है प्लेट में रख के सामने रख दिया, जी अटैक करें इनके ऊपर। एआई जिंदगी में घुस गई है मोबाइल से निकल कर, हमें अभी तक भी नहीं अंदाज़ा हो रहा, और हम तो ये भी पूछते हैं कि यह हराम है या हलाल। अच्छा, ये भी हो रहा है। हाँ, मुझसे अच्छा, सवाल नहीं, एकदम आपको पता है टेलीफोन जब आया था तो ये उसके बाद जो सऊदी अरेबिया में जब टेलीफोन आना था तो बाकायदा परमिशन तब मिली जब शाह अब्दुल अजीज़ को टेलीफोन पे अजान सुनाई गई। ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ। तो उसके बाद टेलीफोन को परमिट किया गया सऊदी अरेबिया में। तो नहीं, एक बच्चा आपके पास आता है, लेट्स से कि वो आके कहता है जी मैंने ये सुना है कि घर बैठे पैसे कमाओ, क्या कहेंगे उसको आप? मतलब बच्चे ने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक कर रहा है, मतलब आप उसको पहली चीज क्या कहेंगे उसका? जरा थोड़ा सा गपशप लगा के उससे। जी, प्री रिक्विजिट उसको दो चीज़ें बताते हैं, सिर्फ आपके पास दो चीज़ें हैं। प्री रिक्विजिट को जरा एक्सप्लेन करें। जी, पहली बुनियादी चीज़ तुम किसे कहते हैं कि भाई तुम बात कर सकते हो। अच्छा, आप तुम्हारे पास स्किल्स तो आ गई। अच्छा, पाकिस्तान का एक और मसला मैं आपको बताऊं इससे पहले, कि हमारे बच्चे बड़े शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, हर चीज़ बना भी लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का इतना बड़ा मसला आता है। अच्छा, चलिए फर्ज करें बच्चे को प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करने में, फिर उसे क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ आपको। तो अब पहले हमने बताया कि कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करो। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए बुनियादी चीज़ आपकी इंग्लिश के 4 वर्ड्स आने चाहिए कि आप गोरे की बात समझ सको, उसको अपनी बात समझा सको। इतनी कम्युनिकेशन इतनी हो जाए। ठीक है। अब वो कहते हैं ये कैसे सीखें? मैं उसको कहता हूँ चैट जीपीटी तुम्हारे पास है। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहे थे कि आज सुबह चैट जीपीटी का एक प्रो वर्जन है जो कि $200 पर मंथ का है। ओहो, वो तो चैट जीपीटी, मुझे नहीं पता कौन से लोग, तो मेरे ख्याल से बहुत प्रोग्रामर्स के लिए। हाँ, वो प्रो लेवल की एक चीज़ है। अच्छा, उसी ने चैट जीपीटी ने मुझे समझने बताया कि अब जो नेक्स्ट वर्जन होगा ना, प्रॉम्प्ट लेस होगा। अच्छा, उसमें आपको प्रॉम्प्ट्स देने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे लिए बड़ा सुने अगली बात सुन। अच्छा, जी, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अच्छा। हम, अब जैसे इरफान ने बताया कि हम प्रॉम्प्ट्स पे बड़ा फोकस करते थे, बच्चों को भी कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें और बात समझानी सीखें। अब वो कहते हैं नहीं, तुम मुझे रफ बात बता देना, मैं तुमसे सवाल पूछ के ये कंक्लूड कर लूँगा तुम क्या चाहते हो। यहाँ पे चेंज क्या हुआ तनवीर भाई? यहाँ पे ये चेंज हुआ कि पहले आपका स्किल है प्रॉम्प्ट देना, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब आपको ड्राइव किया जा रहा है आपसे सवाल निकाल के, वो जो प्रॉम्प्ट आप जनरेट कर रहे थे अब ये खुद जनरेट कर रहा है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है, हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एजीआई। तो जी बस ठीक है। और लॉजिक और रीजनिंग मशीन कर रही है और आपको चैलेंज भी कर रही है। अच्छा, जी, दूसरी चीज़ जो प्रीरिक्विजिट आप पूछ रहे थे, तो दूसरी चीज़ है कि एक बच्चे का बुनियादी सी बात है कि उसकी एक्सेप्टेंस हो। हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो देहातों से बच्चे आते हैं, वज़ीरिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, कोयटा से आते हैं, तो उनकी जो एक लॉजिकल रीजनिंग है या एक्सेप्टेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि क्या ये इट्स अ थिंग दैट कैन मेक मी मिलियनेयर, दैट कैन मेक मी मनी। ये चीज़ अगर उसके अंदर है तो बस दो चीज़ें ज़रूरत है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना उसे किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना उसकी कोई बड़े हैवी कोई IQ बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है। ये दो प्रीरिक्विजिट हैं, ही कैन मेक मनी। हाँ, अब जिसका IQ थोड़ा कम होगा, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल कम होगी, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट्स द डिफरेंस। वो हो सकता है कि एक बच्चा जो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसकी रीजनिंग अच्छी है, वो 6 महीने में पैसे कमाने लग जाए। जिसकी ये चीज़ें बेहतर नहीं है उसको हो सकता है 2 साल लग जाए। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, अब कमर ये बताएं, अब तो देखिए ना, ये सारा इसका मतलब है कि ऑफिसेस भी, बड़े बड़े ऑफिसेस भी ख़त्म हो रहे हैं दुनिया में। मतलब है कि छोटे ऑफिसेस, काम कैसे करना है, एक दूसरे के साथ टीम्स ने कैसे बैठना है। लड़कियां और ख़वातीन घरों पे बैठी हैं और
परेशान हो रही हैं, क्या करें? स्किल्स मतलब उनके पास ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं उन्होंने, या यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गई, बेसिक एजुकेशन है, वो कुछ कर सकती हैं इस दौर में? मेरा ख्याल है लड़कियों के लिए, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जिनको डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से वो बाहर नहीं जा सकती, हिस्ट्री में, मैनकाइंड की हिस्ट्री में सबसे अच्छा टाइम उनके लिए, क्योंकि अच्छा। अब वो इसलिए क्योंकि देखें अब ये टेक्नोलॉजी ने, रिमोट वर्क ने ये अलाउ कर दिया उनको, ह्यूमन हिस्ट्री में में उनको अलाउ कर दिया है कि वो घर पे बैठ के वो अपने डोमेस्टिक सारी जो ड्यूटीज़ हैं उनके साथ साथ, अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने घर के कंफर्ट के अंदर कमा सकती हैं। बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, ठीक है, जो कि अब देखें एक हम सारे ही लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम कोर्सेज शॉर्ट करा देते हैं, ये कर देते हैं, मगर इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के अगर कोई हसलर है ना, अगर कोई चाहे तो वो बग़ैर इन कोर्सेज़ के, बग़ैर हमारे पास आए, बग़ैर इन सब कोर्सेज़ के वो यूट्यूब पे कमाना सीख सकता है, किसी ना किसी तरह कमाना एटलीस्ट सीख सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, फ्री अवेलेबल हैं, जो कि अगर आपके पास एक कोई मशीन है, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर, कोई किसी तरह की मशीन है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं और आपके पास मिल है, कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी चीज़ जो ख़वातीन घर से ना निकल सकती हो, तो वो फिर आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो यूट्यूब पर जाएं और आपके लेक्चर्स वगैरह को सुन लें घर बैठे? हम खुद भी ऑनलाइन, ये जो मैंने बताया आपको अर्नटेक सीखो और कमाओ के जो कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन भी कराते हैं, ठीक है, मगर उसके अलावा बहुत ये इन सब लोगों के, जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। यूट्यूब पे वैसे बड़े लेक्चर्स, आप यूट्यूब पे सर्च करें ना, आप कोई स्किल्स, लेट्स से आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा देंगी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन सर्च करें, आपको एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करें, वर्चुअल असिस्टेंट सर्च करें, वेब डेवलपमेंट सर्च करें, वर्डप्रेस सर्च करें, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है और आपको विल की ज़रूरत है, और आप कर सकते हैं और घर बैठे कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर सकते हैं। और औरतों के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है दुनिया में, ह्यूमन हिस्ट्री में, कि वो घर बैठे। वक्त कम है और आप चारों शख्सियात से आने वाले दिनों में रब्ता भी रहेगा, गुफ्तगू भी होती रहेगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसलिए होगी कि हो सकता है जब अगली बार गुफ्तगू हो तो बहुत कुछ नया आ चुका हो। लोग शायद इसको, जैसे अभी सारे कह रहे थे कि इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं कि अभी तक हम वो जो लफ्ज़ है ना, मसूनी ज़ियानत क्या होगी, उसी में फंसे हुए सारे। लेकिन ये है कि ये वो जो बात है ना कि जो ख़ुद नहीं सीखते फिर हालात सिखा देते हैं उन्हें, वक्त सिखा देता है कि मतलब वो फिर टीच करता है आपको, और वो जब टीच करता है तो बड़ा रुथलेसली टीच करता है। तो बेहतर ये है कि इससे पहले कि वक्त सिखाए हम खुद ही सीख जाएं कि हमें क्या करना है। कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, इरफान मलिक साहब आपका शुक्रिया, तनवीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, 2024 से 2025 का सफ़र बहुत तेज़ है, तेज़ तर है। और एक ज़माने में कहते थे, अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि डेटा इज़ द ऑयल, लेकिन मेरा ख्याल है डेटा इज़ इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है लोग इस बात से डिफ़र करें, हो सकता है लोग इस बात को मानें, और बहुत कुछ ऐसा है जो इन तमाम दिनों में, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई छुट्टी नहीं होती, टेक्नोलॉजी की कोई दिन रात नहीं होती, इसकी टाइमिंग्स नहीं होती। आपने अपने आप को सेहतमंद भी रखना है, अपने जो वेलबींग है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सारे वो बहुत कुछ है। लेकिन असल बात यह है कि अगर आपके हाथ में टेलीफोन है तो इस टेलीफोन से सीखें, इस टेलीफोन के मालिक बन जाएं, इस टेलीफोन के ग़ुलाम ना बने। आप से इंशाअल्लाह इस मौजू पे बात होती रहेगी। अल्लाह ताला आप सब हमारे जितने मेहमान हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने अपने मिशंस में। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।